Hello everyone, in this video I'll discuss the later half of the poem Ode to a Nightingale written by John Keats. In the previous video we discussed the first half of the poem. So let's start with you must watch that video in order to understand the later part of this poem. So let's revise the poem. So in this poem John Keats is standing in a garden, or he is in a garden and he is listening. John Keats जो है garden में है और वो सुन रहे हैं the music created by a nightingale, or the song of a nightingale, and he starts with a claim that listening to the song of the nightingale, his heart aches and his senses are feeling numbness, a drowsy kind of numbness, pain, and he has this heartache condition and numbness in the senses condition, exactly as if he had drunk some hemlock or he had drunk some opium. Just 1 minute passed and he is moving towards Lithward. It means he is going to the world of forgetfulness. He is forgetting everything. We had already done that this Lith river is from the Greek mythology, so you must watch the previous video in order to understand it better. तो इस पोएम में क्या होता है, स्टार्ट ही होता है जिसमें जॉन किट्स क्लेम करते हैं कि उनका हार्ट जो है वो एक्ट कर रहा है और उनके सेंसेस में नमनेस फील हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हेमलॉक पॉइजनस ड्रिंक पिया हो या ओपियम अफीम पी हो और वो फॉरगेटफुलनेस की तरफ जा रहे हैं. और उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि ये जो ऐसा फील कर रहे हैं ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो नाइटिंगेल की खुशी से दुखी हैं, बट इसीलिए कि वो ओवरवेल्म्ड है, बहुत ज़्यादा खुश है नाइटिंगेल की खुशी के साथ. तो वो बोलते हैं दिस इज़ नॉट थ्रू द एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, तुमसे एनवीएस के कारण, तुमसे जलन के कारण नहीं है, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस, मैं तुम्हारे खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके कारण है. और वो बोलते हैं कि वो किस चीज़ को लेकर के खुश हैं कि नाइटिंगेल को वो बुलाते हैं लाइट विंग ड्रायड. ड्रायड इज अ ट्री ऑफ निम्फ ऑफ द ट्रीज, कि नाइटिंगेल जो कि ट्रीज की निम्फ है वो किसी मेलोडियस प्लॉट पे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, सो मेलोडियस इज म्यूजिक नॉट द प्लॉट, कि वो किसी मेलोडियस प्लॉट पे बीच इज अ ट्री, तो बीच इन ग्रीन पे, और जहाँ पे नंबरलेस शैडो गिर रहे हैं पेड़ के, वहाँ पर वो समर का सॉन्ग गा रही है. तो उनके क्योंकि नाइटिंगेल जो है बहुत खुश है और वो क्या कर रही है, समर का सॉन्ग गा रही है, इंजॉय कर रही है, तो उसके खुशी से किड्स जो है इतने ओवरवेल्म्ड है कि वो फील कर रहे हैं कि उनका हार्ट अटैक हो रहा है और उनके सेंसेस जो है वो नम पड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उन्होंने हेमलॉक पी लिया हो, पॉइजनस ड्रिंक पी लिया हो या ओपियम पी लिया हो. एंड देन ही केम टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड देयर ही रिमेंबर्स हाई क्वालिटी ऑफ वाइन, द ड्राउट ऑफ विंटेज. वो ड्राउट ऑफ विंटेज को याद करते हैं. ऐसा विंटेज, तो कोई भी विंटेज होता है जो वाइन होता है वो जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है, तो वो उस वाइन को याद कर रहे हैं जिसको कूल होने के लिए बहुत समय तक, लंबे एज तक रख दिया गया है. किसके नीचे? अर्थ के नीचे, डीप डेल मतलब खोद के अर्थ के नीचे. और जिसको पी करके आपको किसका टेस्ट आता है? टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, वेजिटेशन का टेस्ट आता है. कंट्री ग्रीन मतलब विलेज कंट्री साइड की याद आती है, डांस का की याद आती है, सॉन्ग का याद आता है, और सनबर्न मर्थ, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की याद आती है. तो ऐसे विंटेज को वो, ऐसे हाई क्वालिटी वाइन को वो याद कर रहा है, उसके बैरल को, ड्राउट इज बैरल. और फिर वो याद कर रहा है बिकर फुल ऑफ वार्म साउथ. वो बोलते हैं कि ये एक बिकर है, ये विंटेज का जो ड्राउट है एक बिकर है जिसमें वार्म साउथ की वार्मनेस का टेस्ट आता है, फुल ऑफ ट्रू. और इसको फिर इस ड्राउट ऑफ विंटेज को वो कंपेयर करते हैं हिपोक्रेन के साथ. हिपोक्रेन जो है अगेन इज फ्रॉम द ग्रीक माइथोलॉजी, इज अ फाउंटेन सेक्रेड टू म्यूसिस. और अगर आपको पोइटिक इंस्पिरेशन के बारे में बात करनी हो तो ये पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए फाउंटेन होता है. इसका जो ड्रिंक होता है वो पोइटिक इंस्पिरेशन के लिए होता है. तो इसको विंटेज को फिर कंपेयर करते हैं हिपोक्रेन के साथ, जिसमें जैसे ग्लास है, अगर कोई फाउंटेन है तो उसके फाउंटेन है, झरना निकल रहा है, तो वहाँ पे भी बबल्स आएंगे. तो वैसे ये जो ग्लास है इसमें भी बबल्स हैं. तो वो बोलते हैं कि विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम ऑफ द टॉप ऑफ द ग्लास, पर्पल स्टेन माउथ. और ये बोलते हैं उस
वाइन को याद करते हैं और उस वाइन को याद करके बोलते हैं कि काश वो ड्रिंक कर पाए इस वाइन को। और जब आप वाइन या को ड्रिंक करते हैं तो क्या होता है, यू गो इनटू द फॉरगेटफुलनेस, आप एक फॉरगेटफुलनेस की स्थिति में आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं इस दुनिया को बिना देखे छोड़ पाऊँ। इसका मतलब वो एक दूसरी दुनिया में, एक हेजीनेस की, एक ड्रीम की दुनिया में जा पाए। और किस वर्ल्ड में जा पाए, वो नाइटिंगेल के वर्ल्ड में जा पाए। विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और वो फॉरेस्ट में नाइटिंगेल के साथ जा पाए। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही टॉक्स अबाउट कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो नाइटिंगेल के वर्ल्ड में जाना चाहते हैं जहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या बोलते हैं कि फेड फार अवे, मैं दूर चला जाऊं, डिजॉल्व हो जाऊं, भूल जाऊं, जो कि तुमने चिड़िया दाऊ अमंग द लीव्स एज नेवर नोन। लीव्स मतलब फॉरेस्ट में तुमने जो प्रॉब्लम्स को कभी नहीं झेला है, ह्यूमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम को कभी नहीं झेला है। तो कौन सी ह्यूमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम? द वियरीनेस, फ्रेट, फीवर एंड फ्रेट। और ये क्लेम करते हैं कि ह्यूमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर द मेन सिट, यहाँ पे लोग बैठते हैं, हियर ईच अदर्स ग्रोन, और एक दूसरे का कराहना सुनते हैं। जहाँ पे पॉल्जी, पॉल्जी इज पैरालिसिस, पैरालिसिस जो है सेक्स ऑफ यू और ग्रे हेयर बूढ़े होने तक लोगों को पीछा नहीं छोड़ती है। जहाँ पर यूथ जो है हमेशा यूथ नहीं रहता है लेकिन पेल हो जाता है, स्पेक्टर भूत जैसा पतला हो जाता है और मर भी जाता है। तो यूथ जो है, यूथ में कंसिस्टेंसी नहीं है। यूथ है तो फिर आप अडल्टहुड की तरफ जाएंगे, फिर ओल्ड एज, फिर डॉट एज, और फिर मर जाएंगे। जहाँ पर बट टू थिंक इज फुल ऑफ सॉरो, जब आप कोई चीज़ों के पीछे सोचने बैठते हैं तो बहुत सारी दुख वाली बात आती है और हर आंखों के ऊपर डिस्पेयर मतलब सैडनेस है। तो ये सारी प्रॉब्लम वो ह्यूमन वर्ल्ड की बता रहे हैं। और ये बोलते हैं ह्यूमन वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, खूबसूरती खूबसूरत होती है और खूबसूरती को आंखें दे दी है, तो खूबसूरती को, ब्यूटी को उन्होंने क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है। और वो बोलते हैं कि ब्यूटी जो है अपने लस्ट्रस आईज को मेंटेन नहीं रख सकती है, और न्यू लाइफ पैन एट दम बियॉन्ड टुमारो, और न्यू लव भी जो है वो टुमारो से ज़्यादा टिकते नहीं है। तो इस स्टैंजा में उन्होंने क्या बात की, प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात की। उसके बाद ये बोलते हैं कि इनको जो है ये वर्ल्ड छोड़ करके चले जाना है। किसके वर्ल्ड में चले जाना है? नाइटिंगेल के वर्ल्ड में चले जाना है। तो ये बोलते हैं अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई विद दी, लेकिन ये बोलते हैं कि मैं शराब के नशे में नहीं जाऊंगा, मैं पोएट्री के विंग के थ्रू जाऊंगा। तो शराब के लिए क्या यूज करते हैं? बैकस एंड हिज पार्ट। तो बैकस क्या है? बैकस वॉज द ग्रीक गॉड ऑफ वाइन एंड रेवलरी तो वो बोलते हैं, और बैकस जो है गॉड, वो जो जिस पर सवारी करते हैं, उनके जो चैरियट में जो होते हैं वो होते हैं लियोपर्ड्स, तो वो इसके लिए पार्ट्स। तो ये बोलते हैं मैं बैकस और उसके पार्ट के चैरियट में नहीं जाऊंगा, लेकिन किसके में जाऊंगा? व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी, पोइट्री के विंग पे जाऊंगा। पोइट्री का विंग जो कि व्यूलेस होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, उसमें जाऊंगा। अब ये बोलते हैं कि मेरा जो डल ब्रेन है ऑलरेडी परप्लेक्स कर रहा है, चिंता कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, पीछे हट रहा है कि नहीं अभी कोई क्रिएशन नहीं करना है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मैं नाइटिंगेल के वर्ल्ड में जा चुका हूँ। और नाइटिंगेल के वर्ल्ड में वो इमेजिन करते हैं खुद को फॉरेस्ट में, और इमेजिन करते हैं कि नाइट जो है वो टेंडर है, और परहैप्स मतलब हैप्पली मीन्स परहैप्स, बाई चांस, परहैप्स क्वीन मून जो है वो अपने थ्रोन पर है, और क्वीन मून, आकाश में मून है और मून के चारों ओर जो है स्टार्स हैं। तो वो मून को यहाँ पर क्वीन बोल रहे हैं और स्टार को परियां बोल रहे हैं। फेज में सोता है फेयरी। तो क्वीन मून जो है अपने थ्रोन पे है, एंड इट्स क्लस्टर्ड मीन्स सराउंडेड अराउंड बाय ऑल हर स्टारी फेस, बट देयर इज नो लाइट। फॉरेस्ट में कोई लाइट नहीं है, सिर्फ वही लाइट आ रही है फ्रॉम द हेवन, मतलब फ्रॉम द स्काई। इट्स अ नेम चेंज, तो मेटोनमी कि हेवन से बस वही लाइट आ रही है जो ब्रिज के साथ आ रही है। तो अब क्या है कि पेड़, फॉरेस्ट में पेड़ होंगे, घने पेड़ होंगे, तो घने पेड़ से नीचे तक तो लाइट नहीं आएगी, लेकिन जब पत्ते हिलेंगे, ब्रिज ब्लो होगी, तो जो पत्ते हिलेंगे और जो लाइट आएगी वही तक नीचे तक आएगी। तो ये थ्रू वर्डरस मतलब ग्रीनरी, ग्लूम और विंडी मॉसी वेज, जो काई वाले वेज हैं, उसके थ्रू जो है जो आसमान से लाइट आ रही है वही आ रही है, अदरवाइज कोई भी लाइट नहीं है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में है। यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब ये ऑलरेडी क्योंकि नाइटिंगेल के वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो ये क्या बोलते हैं कि आई कैन नॉट सी। नाउ imagine that in his imagination the poet is already in the forest, is among the forest, और forest में कोई light नहीं है,
और ये क्लेम करते हैं, और ये इमेजिनेशन में, पोइटिक वर्ल्ड में, नाइटिंगल के वर्ल्ड में है, फॉरेस्ट में, और ये क्लेम कर रहे हैं कि आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इमेजिनेशन में भी देख नहीं पा रहा हूँ कि मेरे फीट पे क्या क्या फ्लावर है. नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस, इंसेंस इज द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स और थिंग्स इन द फॉरेस्ट, इन द गार्डन. तो ये बोल रहे हैं कि कौन सॉफ्ट इंसेंस, मतलब कौन से फ्लावर्स जो हैं दैट हैंग अपॉन द बॉज, टहनियों पर लटक रहे, ये मुझे नहीं पता. बट इन द इम्बाम डार्कनेस, ये जो इम्बाम, शांत करने वाला जो डार्कनेस है, गेस ईच स्वीट, लेकिन मैं हर स्वीट साउंड को स्मेल करके बता सकता हूँ. वेयर विद द सीजनेबल मंथ इंडोर्स, इस सीजनेबल मंथ में जो जो होने चाहिए वो बता सकता हूँ. तो क्या है कि अगर आपकी आंखें बंद है तो आपके सामने अगर कोई फ्लावर रखा हो तो उस पर स्मेल करके बता सकते हैं. तो ये बोल रहे कि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे थिकेट है, झाड़ियाँ है, यहाँ पर फ्रूट ट्री है, वाइल्ड फ्रूट ट्री है, और थ्री फ्लावर्स है, हॉथरॉन, इग्लेंटाइन और मस्क रोज. दीज ऑल थ्री आर फ्रॉम द फैमिली ऑफ रोजेस, डिफरेंट काइंड ऑफ रोजेस. तो हॉथरॉन जो होता है थॉनी सबरब में होता है, रोज फैमिली का ही है. इग्लेंटाइन इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाइल्ड रोज, जिसको स्वीट ब्रायर कहते हैं. तो एक बार जो है आप क्या करेंगे, यू विल गूगल एंड सी दीज फ्लावर्स सो दैट द पिक्चर बिकम क्लियर इन योर माइंड. तो ये गेस कर रहे हैं कि क्या क्या है. वाइट हॉथॉर्न है, पेस्टोरल मतलब फॉरेस्ट एरिया में उगने वाला, इग्लेंटाइन है, फास्ट फेडिंग वॉयलेट फ्लावर्स हैं कवर्ड अप विथ लीव्स, जो कि लीव्स से, पत्तों से घिरे हुए हैं. और मिड में पैदा होने वाले फ्लावर जो हैं वो है द कमिंग मस्क रोज, फुल ऑफ ड्यूवी वाइन, जिसमें ड्यू भरी हुई है. और तो देखिए क्या क्या फ्लावर है, क्या क्या चीज़ें वो इमेजिन कर रहे हैं कि ग्रास है, थिकेट है, फ्रूट, वाइल्ड फ्रूट ट्री है, और फ्लावर्स कौन कौन से हैं, हॉथॉर्न है, इग्लेंटाइन है, वॉयलेट है, मस्क रोज है. और क्योंकि बिकॉज देयर आर फ्रूट ट्रीज एंड बिकॉज देयर आर फ्लावर्स, सो देयर मस्ट बी द फ्लाइज, सो देयर आर द मर्मर्स ऑफ द हाउंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव. समर ईव पे, समर की इवनिंग में इन सारे फूल और फ्रूट ट्री के अराउंड क्या होगा, मक्खियां भन बनाएगी, तो उनके मरमर की आवाज है. सो इन हिज इमेजिनेशन ही इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल एंड लिसनिंग ऑल दीज साउंड्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा. So now in the darkling, in the night, darkling I listen, and for many a time, because he was Keats was diseased, and he also died due to tuberculosis. He died very early death. So he says that I have been half in love with easeful death. कॉल्ड हिम, मैं बहुत प्यार में रहा हूँ कि शांति से ही मर जाऊँ बिना पेन के. कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स, मैंने बहुत बार डेथ को सॉफ्ट नेम्स में बुलाया है. इन मैनी अम्यूज्ड राइम्स, बहुत सॉन्ग्स में मैंने डेथ को वेलकम भी किया है. और डेथ को क्या बोला है कि टू टेक इन टू एयर माई क्वाइट ब्रीथ, कि मेरी जो सांसें हैं, क्वाइट अभी जो सांसें हैं उसको अपने साथ ले जाओ. और पोएट यहाँ पे क्लेम करते हैं कि वो भी नाइटिंगेल के वर्ल्ड में है, बहुत खुश हैं, बहुत ट्रैंक्विल हैं, बहुत शांत हैं. तो इनको लगता है दिस इज़ अ राइट टाइम इफ़ ही वॉन्ट्स टू डाई. सो ही सेज नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई. अब हर समय से ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसी समय मर जाना है. नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिड नाइट विथ नो पेन. मैं इसी मिड नाइट में मर जाऊँ विथ नो पेन. एंड ही सेज दैट अभी उनको बहुत रिच फील हो रहा है, अभी बहुत पीसफुल फील हो रहा है, और अभी ये मर जाना चाहते हैं. और ये क्लेम भी करते हैं कि पहले भी ही इस प्रॉब्लमेटिक लाइफ से ज़्यादा वो प्यार में रहे हैं ईसफुल डेथ में. और बहुत बार म्यूज राइम में उन्होंने डेथ को बुलाया भी है. और अब ये डेथ को बोल रहे हैं कि अब उनकी जो सांसें हैं उसको एयर में ले जाए. और ये बोल रहे हैं कि नाउ मोर देन एवर, हमेशा से ज़्यादा लग रहा है, इट्स रिच टू डाई टू सीज अपॉन द मिडनाइट विथ नो पेन, इसी मिडनाइट में मर जाऊँ बिना पेन के. वाइल किस समय, दाउ आर्ट पोरिंग फॉर दाई सोल अब्रॉड, जब तुम अपने सोल को अब्रॉड ले जा रही हो, मतलब गाना गा रही हो इन सच एन एस्टेसी, इतनी ब्यूटीफुल सॉन्ग खा रही हो, तो मैं उसी समय मर जाऊँ. तो अब क्या है, रियलिटी में द सी मस्ट बी सिंगिंग और नॉट, ही इज़ वेटिंग फॉर द नाइटिंगेल टू सिंग. तो इसीलिए बोल रहे स्टिल वुड्स दाउ सिंग, तुम गाओगी नहीं. एंड
आई हैव ईयर्स इन पेन वेन, क्या मैं यूजलेस ही कान लगाकर वेट कर रहा हूँ. टू द हाई रिक्वीम, देखिए रिक्वीम का एक्चुअली मतलब होता है कि अ स्पेशल पीस ऑफ म्यूजिक कंपोज फॉर द सेरेमनी, स्पेशली शोक गीत ही होता है. तो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारे जो प्रेज में ये गाना गा रहा हूँ. एंड नाउ आई हैव बिकम अ सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, मतलब मैं नेचर का एक पार्ट बन गया हूँ. तो बिकमिंग अ सॉर्ट मतलब आई हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द नेचर इन योर प्रेज. तो ऑल टुगेदर इस पूरे स्टैंजा का समरी क्या है? इन दिस स्टैंजा द पोएट इज रिमेंबरिंग द डेथ, ही इज feeling peaceful, and he is asking or demanding or requesting the nightingale to sing. Now he further praises nightingale by calling it immortal bird. Thou was not born for death, immortal bird. nightingale को ये बोलते हैं immortal bird, bird तुम immortal हो, तुम मरने के लिए बनी ही नहीं हो. क्योंकि प्रीवियस जनरेशन में भी नाइटिंगेल फेमस थी, अभी भी फेमस है, बाद में भी फेमस रहेगी. पहले जनरेशन में भी नाइटिंगेल का सॉन्ग इतना ही इम्पॉर्टेंट था. तो कोई भी जनरेशन ने नाइटिंगेल के फेम को ख़त्म किया नहीं है. तो दिस इज़ द थिंग दैट ही सेज कि नो हंगरी जनरेशन ट्रेड दी डाउन, किसी भी जनरेशन ने तुम्हारे वैल्यू को ट्रेड कुचला नहीं है. द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट, द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल दैट ही इज हियरिंग दिस नाइट, वो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग जो आज वो सुन रहे हैं, वॉज हर्ड इन एंशियंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन. तो देखिए एम्परर और क्लाउन को साइड बाय साइड प्लेस किया है. तो ये एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है, एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है जब हम एक इंपॉर्टेंट चीज को अनइम्पॉर्टेंट चीज को साइड एंड बाय एंड बाय प्लेस करते. तो ये बोल रहे कि एंशियंट समय में एम्परर और क्लाउन दोनों ने, स्पेलिंग इज रॉन्ग, थीसिस कि पुराने समय में एम्परर और क्लाउन दोनों ने इस सॉन्ग को सुना था. परहैप्स, अब ये बोलते हैं शायद द सेल्फ सेम सॉन्ग यही सॉन्ग था दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ. नाउ हियर अगेन कम्स द ग्रीक रेफरेंस ऑफ रुथ. तो रुथ का रेफरेंस है कि रुथ जो है शी वॉज अ मोबेटाइन वुमेन, वो मोबेटाइन की लेडी थी. मोबेटाइन, एक्सक्यूज मी, शी वॉज अ मोबेटाइन वुमेन and she was married to Israelite. He was married to a Israelite, man of Israelite. So what happens that all the members of his family dies, all the male members of his family dies, and when her mother-in-law's name was Naomi, Naomi, Naomi. So Naomi asked this Ruth to move to his motherland, but Ruth said that until Naomi is alive, she will not leave his side. वो उसको नहीं छोड़ेगी, she will be with him. So they moved to both daughter-in-law and mother-in-law shift to a place named Judah, and there she began to work. Ruth began to work, and because Ruth was working, and she was working in the alien land, and because she was devoted to her mother-in-law. So one of their rich relative, whose name was Boaz, I'm just telling the story in very very much short. Boaz, he was impressed by Ruth and got married with her. So this is the story of Ruth, that Ruth had to leave her native land to visit the foreign land. So when she was in foreign land and when she was missing her home, so that time पोएट क्लेम्स जब वो फॉरेन लैंड में थी और अपने घर को याद कर रही थी, तो उस समय ये नाइटिंगेल का सॉन्ग ही था जिसने रुथ को जो है घर जैसा फील करवाया. सो नाउ लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट दिस कैरेक्टर रुथ. रुथ इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रैंड मदर ऑफ किंग डेविड, और रुथ इज अमंग द 5 women mentioned in the genealogy of
जीसस फाइंड इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। तो मैं लिख देती हूँ, रुथ इज वन ऑफ द five women whose reference is found in the genealogy of Jesus. I'm not writing it the whole. So Ruth, when she was sick, through the sad heart of Ruth, when sick for home, she stood in tears. जब वो जो है रुथ टीयर्स में खड़ी थी among the alien crowd, she was Mabertine, और वो अपनी मदर इन लॉ नाओमी के साथ उसके घर आ गई थी। तो वो लोग इजराइल में रह रहे थे, फिर वो जुदा में आ गए थे। तो जब वो एलियन कॉन में वो आंसू बहा रही थी, तो पोएट क्लेम करते हैं कि द सेम दैट ऑफ टाइम हैड, सॉरी, तो ये सॉन्ग ने ही सैड हार्ट ऑफ रुथ को प्लीज किया था, उसके हार्ट में एक पाथ ढूंढा था। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग फाउंड अ पाथ, इसी सॉन्ग ने रास्ता बनाया था किसके हार्ट में, द सैड हार्ट ऑफ रुथ व्हेन शी वाज सिक फॉर होम एंड शी स्टूड इन द टीयर्स अमिड द एलियन क्राउड। द सेम दैट ऑफ टाइम, इसी सॉन्ग ने बहुत बार खोला है मैजिक चार्म कैसमेंट। ये कहानियां होती है जिसमें मैजिक चार्म जो है, मैजिक दरवाजा खुल जाता है किसके द्वारा, गाने के, नाइटिंगेल के द्वारा। तो बोलते हैं कि ये फेरी लैंड तक भी ये सॉन्ग ले जा सकता है। तो मैजिक कैसमेंट ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ द पेरिलस सीज एंड फेरी लैंड फॉरलॉर्न। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। सो हियर सेज कि ये फॉरलॉर्न फेरी लैंड का भी दरवाजा जो है ये नाइटिंगेल का सॉन्ग खोलता है। लेकिन जैसे ही ये वर्ड बोलते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं फॉरलॉर्न, तो अकेला, तो अकेले, ये वर्ड ने वापस से कीट्स को अपनी दुनिया में ले आए और वो बोलते हैं फॉरलॉर्न द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल। ये वर्ड जो है किसी बेल की तरह है, टू टॉल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। ये तुम्हारी दुनिया से ये फॉरलॉर्न वर्ड मुझे अपनी दुनिया में ले आया है। मैं, और ये रिमेंबर करते हैं कि हाँ, ये अकेले ही है, ये नाइटिंगेल की दुनिया में एक्चुअली नहीं है। ही वॉज ऑलरेडी ओनली इन द वर्ल्ड ऑफ अ फैंसी एंड इट वॉज नॉट द रियलिटी। तो ये बोलते हैं कि अडायू, बाय बाय, टाटा, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, फैंसी मुझे इतना नहीं ठग सकती, एज सी इज फेम टू डू। और ये फैंसी को क्या बोलते हैं, डिसीविंग एल्फ। ठीक है, तो एल्फ क्या होता है, एल्फ इज कॉल्ड पिक्सी। स्मॉल मिस्चीवियस फेरी होती है विथ पॉइंटेड ईयर्स, स्मॉल मिस्चीवियस फेरी विथ पॉइंटेड ईयर्स, तो उनको बोलते हैं एल्फ। तो ये बोलते हैं फैंसी जो कि एक एल्फ की तरह है, एक मिस्चीवियस फेरी की तरह है, जो कि आपको बहुत अच्छे से फैंसी चीट कर सकती है रियलिटी से, जैसा कि फैंसी फेम है करने के लिए। ये बोलते हैं लेकिन ये फैंसी इनको ठग नहीं सकती, वो ऑलरेडी फैंसी में चले गए थे, वो ऑलरेडी नाइटिंगेल के वर्ल्ड में चले गए थे। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, अब वो नाइटिंगेल के वर्ल्ड से अपने वर्ल्ड में आ रहे हैं और बोलते हैं अडायू अडायू, टाटा टाटा। दाई प्लेंटिव, प्लेंटिव का मतलब होता है समथिंग दैट साउंड्स सैड। ठीक है, प्लेंटिव मीन्स सैड। तो ये बोलते हैं ये जो सैड एंथम है फेड्स, अब मैं ये एंथम जो है जा रहा है और ये वापस से नाइटिंगेल की दुनिया में चले गए थे, तो नाइटिंगेल की दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो किसके थ्रू ट्रेवल करके आ रहे हैं, पास नियर मेडोज से रिटर्न हो रहे हैं, स्टिल स्ट्रीम देख रहे हैं, अप हिल साइड देख रहे हैं, एंड नाउ बरी डीप, अब इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, वो सब से होते हुए वापस आ रहे हैं। और जब वो वापस अपनी दुनिया में आ गए, तो देखिए इमेजिनेशन में जब वो गए तो इमेजिनेशन में पहाड़, पर्वत, झरने सबको पार करके जंगल पहुंचे, तो जब वापस आए तो रिटर्न हो रहे, तो उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो ही इज रिटर्निंग फ्रॉम द मिडोज एंड द स्टिल स्ट्रीम एंड द हिल साइड एंड द वैली ग्लेड्स। नाउ आफ्टर all this imagination and fancy, this was so real, the world of the nightingale that Keats experienced was so real that at last he asked, was it a विजन और अ वॉकिंग ड्रीम। ये जो इन्होंने देखा कि जो वो नाइटिंगेल के वर्ल्ड में गए, कि ये विजन था, कोई सपना था, कि कोई वॉकिंग ड्रीम था। फ्लड इज द म्यूजिक, डू आई वेक और स्लिप। और सपने में वो एक म्यूजिक भी सुन रहे थे, किसका म्यूजिक, नाइटिंगेल का म्यूजिक। तो क्या मैं जाग रहा हूँ या मैं सो रहा हूँ। सो दिस इज अ पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल। थैंक यू।